नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि की कहानी को सुना रहे हैं। इसको हम आपको 3 भागों में सुनाएंगे, जिसका एक भाग हम आपको सुना चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे और वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप अपनी पसंद की कहानी को चूज करके सुन सकते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे कर्मभूमि उपन्यास का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरकांत 85 गांवों में घूमकर एक गांव में पहुंचा जो कि नदी के किनारे और पर्वतों से घिरा था। उसने गांव में एक अम्मा से रहने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि इस गांव में सब रैदास हैं। अमर ने कहा वो जात पात नहीं मानता। दोनों अम्मा की कुटिया में पहुंचे। अम्मा ने पीने के लिए दूध दिया और पानी भरने के लिए बर्तन उठाया तो अमर ने बर्तन ले लिया और कुएं पर पहुंचा। पीछे पीछे अम्मा भी आ गई। वहां अमर को मुन्नी दिखाई दी जो खून के मुकदमे से बरी हो गई थी। मुन्नी अब स्वस्थ और अच्छी लग रही थी। अमर को वो नहीं पहचानी क्योंकि अमर अब बहुत कमजोर हो गया था। उसका रंग काला पड़ गया था। मुन्नी ने अम्मा से कहा, घर चलो, आपका अचार और गेहूं का आटा दे देती हूँ। मुन्नी को 3 साल पहले मुखिया का लड़का हरिद्वार से लाया था। वहाँ मुन्नी एक धर्मशाला के पास मरणासन स्थिति में पड़ी थी। गांव लाकर उसका ख्याल रखा। उसने एक ओझा के बारे में सुना था, उसे लेने रात में ही चल दिया। रास्ते में नदी पार करनी थी, वह डूब गया। उसके मरते ही मुन्नी ठीक हो गई। मुखिया ने उसे अपनी बड़ी बहू मान लिया। तब से मुन्नी यहीं रहती है। मुन्नी ने काकी को आटा, दही, अचार दिया। बुढ़िया अंधेरे का इंतजार कर रही थी, नहीं तो मेहमान देख लेगा कि उसके पास गेहूं का आटा नहीं है। मुन्नी ने कहा, चलो मैं पहुंचा देती हूँ। घर पहुंचकर देखा अमर झाड़ू लगा रहा था। मुन्नी ने सामान अंदर रख दिया। अम्मा रसोई बनाने लगी तो अमर ने मदद करनी चाहिए। अम्मा ने मना कर दिया। तभी मुन्नी का भतीजा दरी लेकर आया। पूछने पर उसने बताया कि दादा ने मेरा और दुर्जन दोनों का नाम स्कूल में लिखवा दिया था, लेकिन बच्चे हमें छेड़ते थे तो अब हम स्कूल नहीं जाते। अम्मा ने और अमर ने खाना खाया। तभी कुछ लड़के मुन्नी के भतीजे के साथ आए। अमर ने उन्हें रोज नहाने के लिए कहा और यह भी कहा कि वह फिर आएगा यह देखने कि तुमने उसकी सलाह कितनी मानी है। अमरकांत सुबह चौधरी गूदड़ से मिलने गया। उसका द्वार ही चौपाल का काम करता था। गूदड़ के घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक तख्त था, कुछ खाटें बिछी थी और पुआल के गद्दे। उसका बड़ा लड़का पयाग जूते सी रहा था। दूसरा लड़का काशी बैलों को सानी पानी दे रहा था। मुन्नी गोबर निकाल रही थी। तेजा और दुर्जन दौड़कर कुएं से पानी ला रहे थे। गूदड़ की दोनों बहुएं बर्तन मांज रही थीं। अमर ने चौधरी को राम राम किया और पुआल पर बैठ गया। चौधरी ने कहा कि मुन्नी कहती थी कि काम का हो जाए तो यहीं रुक जाओगे। अमर ने कहा, विचार तो ऐसा ही है। गूदड़, पयाग और काशी ने बहुत सारे काम सुझाए। दोनों भाइयों में बहस भी हुई। चौधरी ने फैसला दिया कि खेती ही ठीक है। पूछने पर अमर ने बताया कि वो अंग्रेजी पढ़ा है। तब चौधरी ने कहा कि यहीं रुक जाओ और बच्चों को पढ़ाओ, फिर इन्हें शहर भेज देंगे। तुम सलोनी काकी की 3-4 बीघे जमीन और हमारी 2 बीघे जमीन सखा कर लेना। लेकिन सलोनी काकी ने साफ मना कर दिया। वो अजनबी को अपनी जमीन नहीं देना चाहती थी। चौधरी ने बहुत समझाया। जब वो ना मानी तो उसे घुड़क दिया कि रख अपने खेत। 2 महीने बीत गए। ठंड आ गई थी। अमर की झोपड़ी में पाठशाला खुल गई थी। बच्चे अभिमन्यु की कथा सुन रहे थे। गूदड़ ने मुन्नी से कहा, अब पीने की इच्छा नहीं होती। अमर भैया की बात बैठ गई है, उन्हें बुला ला खाने के लिए। अमर पाठशाला बंद करके आ गया। भोजन के बाद चौधरी सो गए। मुन्नी ने अमर को बताया कि आज चौधरी ने नहीं पी है। अमर बहुत खुश हुआ। वो मुन्नी के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने पूछा तो मुन्नी ने पहचानते हुए कहा कि तुम्हें कहीं देखा है। मुकदमे की बात याद दिलाने पर मुन्नी बोली, यहाँ किसी से कुछ मत कहना, फिर कभी बताऊंगी। अमर ने साड़ियों का जोड़ा निकाला और सलोनी काकी को देने गया। सलोनी साड़ियां पाकर बहुत खुश हुई। उसने अमर को बहुत आशीर्वाद दिया। 3 महीनों से अमर ने किसी को पत्र नहीं लिखा था। उसने 3 पत्र लिखे, एक नैना को, दूसरा सकीना को और तीसरा सलीम को। सकीना का पत्र सलीम के लिफाफे में ही रख दिया। अमर पत्रों के जवाब लेकर गंगा के तट पर चला गया और पढ़ने लगा। पहला पत्र उसकी बहन का था। उसने लिखा कि उसका मन उसके भाई के बिना नहीं लगता है।
भाभी पूजा पाठ में लग गई है, दादाजी ठाकुर द्वारा बनवा रहे हैं। अब गुस्सा नहीं करते, पठानिन को 25 रुपये मिलते हैं। हमारे यहाँ अब कोई नहीं आता जाता। सलीम ने लिखा कि बहुत अच्छा लगा यह जानकर कि तुम जिंदा हो। अब्बा जान सिविल सर्विसेज की रट लगा रहे हैं। सकीना ने मेरे भेजे रुपए नहीं लिए, उसकी दादी से बोलचाल बंद है। उसने जो जवाब दिया है वो मैं लिख रहा हूँ। सकीना ने लिखा था, बाबूजी आपको मेरे कारण ही सज़ा मिल रही है। यही इच्छा है कि मरने से पहले आपको देख लेती। अमर अपने पत्रों के उत्तर पाकर बहुत खुश था। सलोनी काकी ने अपने घर की जगह पाठशाला के लिए दे दी थी। चौधरी ने कहा कि एक झोपड़ी अमर के लिए बनवा दी जाए, उसी में काकी भी रह लेगी। सब मिलकर पाठशाला बनवा रहे थे। बच्चों पर शिक्षा का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। अब वो साफ रहते थे, झूठ नहीं बोलते थे, चोरी नहीं करते थे। एक दिन अमर गंगा स्नान करके वापस आया तो देखा कोई आदमी काम पर नहीं आया है। मुन्नी ने बताया कि सिरोमनपुर के ठाकुर की गाय मर गई है, सब वहीं गए हैं, आज तो घर घर शिकार बनेगा। अमर ने कहा तो आज वो खाना नहीं खाएगा। अमर गंगा तट की ओर चल दिया। मुन्नी ने कहा भाग जाने से क्या होगा, चल कर समझाओ। अमर ने कहा वो नहीं मानेंगे। दोनों में शर्त लगी कि यदि मान गए तो अमर उसे साड़ी देगा और यदि नहीं माने तो मुन्नी उसे एक कौड़ी देगी। इतने में सब लोग गाय को लेकर पास आ गए। मुन्नी ने कहा लाला जी कहते हैं वे अब हमारे हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे गाय की वजह से। आपस में बहुत बहस हुई। मुन्नी गाय के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि इससे पहले गंडासा मुझ पर चलेगा। चौधरी उसकी बात मान लेता है, कहता है इसकी खाल उतार लो, बाकी ज़मीन में गाड़ दो। जैसे बाकी गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं वैसे ही मरे जानवर का शिकार खाना भी बंद कर देंगे। गूदर जाकर अमर को बुला लाता है। गूदर बताता है कि मुन्नी ने ही सबको रोका। अमर मुन्नी से बहुत प्रभावित हुआ। आसपास के गांव वालों ने भी मांस खाना बंद कर दिया था। एक दिन अमर राजस्थान की वीर नारियों की कथा पढ़ रहा था, तभी मुन्नी वहां आई। उससे सलोनी काकी ने कहा अमर भैया तेरी ही भाग से यहाँ आए हैं। मुन्नी ने कहा हमारा कोई मेल नहीं, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हुई। अमर ने उसे राजस्थान की नारियों की कथा सुनाई। फिर वो बोली क्या आज मेरी कहानी सुनोगे? अमर सुनने के लिए तैयार हो गया। मुन्नी ने बताना शुरू किया कि जब वो काशी से चली तो उसे अपने परिवार की याद आने लगी। अपने बच्चे को मैं भूल नहीं पा रही थी। वो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतर गई। एक गाड़ी आई काशी जाने वाली, वो उसमें नहीं बैठी। तब कुली ने उसका सामान मुसाफिर खाने में रख दिया। तभी उस कमरे में एक पति पत्नी और एक छोटा बच्चा आया। बच्चा उसके पास आना चाहता था, लेकिन उसने शुरू में उसे गोदी में नहीं लिया। लेकिन अगले दिन जब वो हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठे तब तक वो मुन्नी से हिलमिल गया था। मुन्नी को उन्होंने अपने साथ रख लिया बच्चे की देखरेख के लिए। 15 दिन बाद बच्चे की माँ वापस जाना चाहती थी, लेकिन पिता भी रुकना चाहता था। उसने अपने पति से बहुत झगड़ा किया और मुन्नी और अपने पति को लेकर बहुत आरोप लगाए। तब मुन्नी ने उसका विरोध किया और कहा कि वो भी शादीशुदा है। तभी मुन्नी का पति उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ गया। उसने मुन्नी से वापस चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसका पति चला गया। देवी जी और 4-5 लोग उन्हें ढूंढने निकले, लेकिन यही पता चला कि वो स्टेशन की ओर गए हैं। मुन्नी स्टेशन पहुंच गई और अपने पति और बच्चे को देखने लगी। वो उन्हें गाड़ी में बैठता देखना चाहती थी, लेकिन उसका मोह उसे अपने पति के पास जाने को कह रहा था। वो वहां से गंगा जी पर आई और कूद गई। फिर उसे चौधरी के लड़के सुमेर ने निकाला और गाँव ले आया। एक दिन मुन्नी की पसलियां चलने लगी तो सुमेर ओझा को बुलाने के लिए नदी पार कर रहा था और नदी में डूबकर मर गया। 3 महीने बाद मुन्नी फिर हरिद्वार गई, यह सोचकर कि एक पत्र अपने पति के नाम छोड़ाऊं। जब वहां पहुंची तो देखा कि उसके पति की लाश धर्मशाला के दरवाजे पर पड़ी है और वहां बच्चा नहीं है। लोगों ने बताया कि अपनी पत्नी को ढूंढता रहता था, उसी के गम में पागल हो गया था। बताते बताते मुन्नी की हिचकियां बन गईं। लाला समरकांत के मंसूबे अमर ने मिट्टी में मिला दिए थे। उन्होंने भोजन नहीं किया तो किसी ने भी भोजन नहीं किया। शाम को नैना ने पूछा कि आज ठाकुर द्वारा नहीं जाएंगे। वो जाने के लिए उठे तो उन्हें पता चला कि आज किसी ने भी खाना नहीं खाया है। उन्होंने कहा कि उसने तो मुझे कोई सुख नहीं दिया, चलो खाना बनाओ, मैं आकर खाऊंगा।
ठाकुरद्वारे में लोगों ने अमर के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया कि बाप बेटे का झगड़ा है, उसका बस चले तो मेरी गृहस्थी एक दिन में लुटा दे। जब लाला जी चलने लगे तो ब्रह्मचारी ने कहा कि श्री वाल्मीकि कथा का विचार है, बिना आपकी मदद करे संभव नहीं है। लाला जी सारा भार लेने को तैयार हो गए। सेठ धनीराम ने कहा चंदे से होने दीजिए। सेठ धनीराम ने 101 रुपए चंदा लिख दिया। लाला जी ने ब्रह्मचारी से खर्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा 1000 रुपए। लाला जी ने 899 रुपए लिख दिए और वहां से चल दिए। अमर का पत्र लिए नैना सुगदा के पास आई। यह वही पत्र है जिसके बारे में हम पहले सुन चुके हैं। सुगदा के पूछने पर नैना ने बताया कि भैया हरिद्वार के पास किसी गांव में हैं। नैना ने पत्र का उत्तर लिखा और अपनी भाभी से कहा तुम्हारी तरफ से भी कुछ लिख दूं? उसने मना कर दिया। नैना ने कहा आप खुद लिख दो। सुगदा ने मना कर दिया। सुगदा अमर के नाम से चिढ़ जाती थी। उसने कमरे में लगी अमर की फोटो भी तोड़ दी थी। उसका मन अब मुन्ने में भी नहीं लगता था, लेकिन उसे सकीना से जरा सा भी द्वेष नहीं था। एक दिन पठानीन से पता चला कि सकीना बीमार है तो वो नैना को लेकर पठानीन के साथ सकीना से मिलने चली। पठानीन घर दिखाकर चली गई। बोली मेरे से बात नहीं करती है, मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगी। सकीना ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर आ गईं। बातों बातों में सकीना ने कहा बाबूजी पर रूप रंग का असर नहीं चल सकता, उन्हें तो सिर्फ खिदमत से जीता जा सकता है। सकीना ने कहा अब आपके पास हरिद्वार का पता है, आप चली जाएं और उन्हें खिदमत से जीतने की कोशिश करें। सुगदा ने कहा नहीं, यदि मैं किसी गैर आदमी के साथ चली जाऊं तो मेरा सिर काटने आ जाएंगे, मनाने नहीं, खुशामद तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती। दोनों तांगे पर बैठ गईं तो नैना बोली तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उसने कहा हो तो अपने भाई की बहन ही, ऐसी कौन औरत है जो ऐसे पति को मनाने जाएगी। शायद सकीना चली जाती, इसलिए उसे अपनी मनपसंद वस्तु मिल गई। इसके विश्वास ने मुझे परास्त कर दिया। 1 महीने से ठाकुरद्वारे में कथा हो रही है। पंडित मधुसूदन कथा कर रहे थे। लाला जी, नैना और रेणुका जी रोज कथा सुनने जाते हैं। एक दिन नंद भावज में विवाह को लेकर बहस हो गई। नैना ने कहा कि तुम कहती हो कि पुरुष के आचार विचार की परीक्षा करनी चाहिए, तब क्या धोखा नहीं होगा? सुगदा ने कहा कि जब जांच करके धोखा हो सकता है तो बिना जांचे तो होगा ही। तलाक की प्रथा यहाँ हो जाने दो, तब पता चलेगा कि हम कितनी सुखी हैं। नैना कथा सुनने चली गई। वहाँ अचानक ब्रह्मचारी जी का ऊंचा स्वर सुनाई दिया। वो कुछ लोगों के मंदिर में आने पर क्रोधित हो रहे थे। सब उन्हें मारने लगे। डॉक्टर शांति कुमार ने, जो कि वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि इन्हें मारने से क्या आपके लिए विमान आ जाएगा। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि धर्मद्रोहियों, बैठ जाओ और जूते खाओ। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि यहाँ सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं? यहाँ तुम्हारे भगवान नहीं रहते। शांति कुमार जी और सेवा पाठशाला के छात्र चले गए। दूसरे दिन नैना को पता चला कि आज नौजवान सभा में अछूतों के लिए कथा होगी। वो तांगा करके वहां पहुंच गई। शांति कुमार जी सभी को मंदिर जाने के लिए उकसा रहे थे। उनका तर्क था कि भगवान सभी के हैं, किसी एक वर्ण विशेष के नहीं। वो सबको लेकर ठाकुरद्वारा पहुंचे। नैना भी साथ हो ली। ब्रह्मचारी ने सबको मंदिर में आने से रोका। आपस में लड़ाई हो गई। एक लाठी शांति कुमार जी के लग गई, उनके खून बहने लगा। उन पर और कई लाठियां पड़ी, वो बेहोश होकर गिर गए। नैना अस्पताल जाकर शांति कुमार का हाल जानना चाहती थी, लेकिन द्वार पर लाला जी बैठे थे। वो बहाना बनाकर निकल गई। वहां जाकर पता चला कि शांति कुमार को अभी अभी होश आया है। वो वापस चली ही थी कि शहर में भगदड़ मच गई। वो एक गली में घुस गई। आत्मानंद जी उसे घर तक पहुंचाया है। सुगदा दरवाजे पर ही मिल गई और बोली पुलिस ने फेर किया है, वो मंदिर पर जुटी भीड़ को भगा रहे हैं। गली में लोग भागे जा रहे थे। नैना को पता चला कि लाला जी ने ही कहकर गोलियां चलवाई हैं। तभी सुगदा पुलिस के सामने खड़ी हो गई और लोगों को रोकने लगी। लोग उसकी आवाज सुनकर रुक गए। उनमें जोश आ गया था। सब एक साथ खड़े हो गए, एक दीवार बन के। पुलिस की गोलियों से कोई मर जाता तो उफ नहीं करते। तभी लाला जी ने पुलिस को रोक दिया और पता चला कि मंदिर के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए हैं। सबने सुगदा के पैर छुए और भगवान के दर्शन किए। उसके बाद मृतकों का अंतिम संस्कार किया। सुगदा को शहर में एक पहचान मिल गई। सुगदा को शहर में नाम मिल गया था। लोग उसे अपने यहाँ भाषणों के लिए बुलाते थे। सारा दिन घर में नेता, समाज सुधारक सभी आते रहते थे। एक दिन सुगदा ने नैना से कहा कि मैं ये घर छोड़कर एक छोटे घर में रहना चाहती हूँ। लोग कहते होंगे अपने आप तो महलों में रहती है और हमें उपदेश देती है। नैना बोली ऐसा भैया के सामने कहती तो बहुत प्रसन्न होते।
सुगदा ने कहा कि जब उन्होंने घर छोड़ दिया था तो मैंने भी घर छोड़ दिया था। हाँ, मैं लाला जी को रुष्ट नहीं करना चाहती थी। सुगदा ने नैना से कहा, चलो डॉक्टर शांति कुमार को देख आएं। डॉक्टर शांति कुमार जी मन में बहुत दुखी रहते थे कि लाठी मैंने खाई और वाही लूटी सुगदा ने। वो अभी भी लाठी के सहारे से चलते थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। डॉक्टर साहब बोले, मुझे शर्म आती है, आप काम करती हैं और मैं घर में रहता हूँ। सुगदा ने कहा, ऐसा नहीं कहिए, आपने नगर में चेतना जगा दी है, मुझे तो बस यश मिल गया। इतने में मुन्ने ने दवात से स्याही लेकर अपने मुंह पर लगा ली। नैना ने उसे रोका और उसे डॉक्टर साहब की गोद में दे दिया। उसने उनके मुंह पर भी स्याही लगा दी। शांति कुमार ने सोचा कि अमर कितने मधुर पल छोड़कर भटकता फिर रहा है। सुगदा ने कहा कि आपसे मैं पूछती हूँ कि यदि पुरुष अपना धर्म न निभाए तो वो स्त्री से कैसे व्रतधारणी होने की आशा कर सकता है। उसने डॉक्टर साहब से कहा, यदि उनके व्यवहार का बदला मैं उन्हीं के व्यवहार से दूं तो क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं। सुगदा ने फिर पूछा, क्या आपने उन्हें माफ़ किया? डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं। सुगदा ने कहा, फिर भी आपने उन्हें समझाया नहीं, एक पत्र नहीं लिखा। यदि यह मुझसे हुआ होता तो भी आप इतने उदासीन रहते। उसने आगे कहा कि मैं यह नहीं समझ पाती हूँ कि वो आप सबकी संगत में बिगड़े कैसे। सकीना ज़्यादा मधुर है, स्वभाव से भी कोमल है, लेकिन यदि सब स्त्री पुरुष इसी तरह तुलना करते रहे तो फिर संसार की क्या गति होगी। शांति कुमार उसके मन की व्यथा सुनकर दुखी थे। दोनों के जाने के बाद भी डॉक्टर के कान में सुगदा की बातें गूंज रही थी। रात में डॉक्टर साहब ने अमर को पत्र लिखा। पत्र में पूरे साल भर की बातें लिखी। पत्र पूरे 10 पन्नों का था। जवाब का इंतजार करते रहे। 8 दिन बाद भी जवाब नहीं आया। इधर सलीम भी नहीं आया था। वो ICS की तैयारी कर रहा था। एक दिन सलीम डॉक्टर साहब से मिलने आया। दोनों में अफसरशाही पर बातें हुई। डॉक्टर ने अमर के बारे में पूछा तो सलीम ने उसका पत्र देते हुए कहा, मैं देना ही भूल गया था। उन्होंने पत्र लेकर पढ़ा। उसमें उसने सुगदा की तारीफ लिखी थी। सलीम ने सलाह दी कि जब आप अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सेवाश्रम पर खर्च करते हैं तो नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात डॉक्टर साहब को अच्छी लगी। डॉक्टर साहब पत्र लेकर समरकांत के यहाँ पहुँचे। समरकांत ने ज़्यादा बात नहीं की। सुगदा ने उन्हें बुला लिया। वहाँ रेणुका देवी जी भी बैठी थी। डॉक्टर साहब ने पत्र निकालकर सुगदा के लिए रख दिया। सुगदा ने पढ़ने से मना कर दिया। डॉक्टर साहब के पूछने पर उसने कहा कि जीवन तब सुखी हो सकता है जब मन का मीत मिले। उन्हें मिल गया, मुझे नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा, मुझे आपकी एक मामले में सलाह चाहिए। मैं नौकरी छोड़कर सेवाश्रम का काम करना चाहता हूँ। सुगदा ने कहा, यदि आप बिना हाथ फैलाए निर्वाह कर सकते हैं तो जरूर इस्तीफा दे दीजिए। रेणुका जी ने पूछा, क्या आपके आश्रम में कोई कोष है? यदि है तो मैं मदद कर दूंगी। आपको कितना पैसा चाहिए कि आश्रम चल सके? डॉक्टर साहब ने कहा, कोई 3-4 लाख रुपए। रेणुका जी ने कहा, आप ट्रस्ट बना लीजिए, मैं मदद कर दूंगी। आपको मुझे 100 रुपये प्रति माह देना होगा और मेरे जानवरों को खिलाने पिलाने का भार ट्रस्ट पर होगा। शांति कुमार ने कहा कि इसके लिए अमर और सुगदा से अनुमति लेनी होगी। मुन्ने का भी हक है। सुगदा ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए और मुन्ने के लिए उसके दादाजी का ही बहुत है। रेणुका जी ने कहा, अमर को पैसे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुद आपसे मिलने आने की सोच रही थी। आपके आने से काम आसान हो गया। शिक्षा दान महादान है और वो भी समाज के पिछड़े लोगों के लिए। रेणुका जी ने कहा, अब आप जल्दी कीजिएगा, फिर नैना का विवाह आ जाएगा तो ट्रस्ट का काम रह जाएगा। 6 महीने गुजर गए। सेवा आश्रम का ट्रस्ट बन गया। स्वामी आत्मानंद जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो धनियों के आश्रम में घुसने के खिलाफ थे। सुगदा ने नींव रखी। अगले दिन शांति कुमार ने इस्तीफा दे दिया। सलीम ने ICS की परीक्षा पास कर ली थी। अब उसे 2 साल के लिए इंग्लैंड जाना था। उसने सूबे के सबसे बड़े डॉक्टर से लिखवा लिया कि इंग्लैंड की सर्दी उसके लिए ठीक नहीं रहेगी। इधर सलीम ने कविता करना छोड़ दिया था। उसे मामा से सकीना के हाल पता होते रहते थे। यह जानकर कि सकीना अभी भी अमर को प्यार करती है, वो बहुत रोता था। उसका दिल भी सकीना की तरफ खिंचा जाता था। वह सकीना के घर भी कई बार हो आया था। दोनों में गुप्त रूप से पत्र व्यवहार भी हो रहा था। नैना का विवाह भी सेठ धनीराम के बेटे मनीराम से हो गया था। विवाह में अमरकांत नहीं आया।
धनीराम ने कह दिया था कि यदि अमर विवाह में आया तो बारात लौटा ली जाएगी। मनीराम शराबी, व्यभिचारी, मूर्ख और घमंडी था, लेकिन धनी परिवार का बेटा था। सुखदा और डॉक्टर साहब मिलकर काम कर रहे थे। गली गली सेवा आश्रम की शाखाएं खुल गई थीं। सुखदा अब सुबह उठकर व्यायाम करती, पौष्टिक भोजन करती, इतिहास और दार्शनिक विषयों पर किताबें पढ़ती थी। बोलने की उसमें अद्भुत क्षमता आ गई थी। सुधार कार्यक्रमों में अब गरीबों के लिए मकान की समस्या आ गई थी। यह काम म्यूनिसिपैलिटी का था, लेकिन वो भी इस काम को हाथ में लेने से घबराती थी। हाफिज अली प्रधान था और लाला धनीराम उप प्रधान। ऐसे दकियानुसी लोगों के रहते तो यह काम और भी मुश्किल था। सुखदा का कहना था, जैसे मिलों, स्कूलों और कॉलेजों के लिए म्यूनिसिपैलिटी जमीन देती है, वैसे ही उसे गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए जमीन देनी चाहिए। शाम को शांति कुमार मकानों के नक्शे लेकर आए और सुखदा को दिखाने लगे। एक नक्शा 8 आने महीने के मकान का था, दूसरा नक्शा 1 रुपये महीने और तीसरा नक्शा 2 रुपये महीने के मकान का था। सुखदा के पूछने पर शांति कुमार ने बताया कि 8 आने वाले घर की लागत 200 होगी, 1 रुपये वाले की लागत 300 और 2 रुपये वाले की लागत 400 रुपये होगी। 4 आने का सूद पड़ता है। पहले 3000 मकान बनाने का प्रोग्राम है। दक्षिण की तरफ लगभग इतने ही मकानों की जरूरत होगी। 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। कुछ लोग जमीन मिलने पर पैसा लगा देंगे। सुखदा बजट सुनकर चौंक गई। शांति कुमार ने कहा 5 लाख का इंतजाम हो जाए तो बाकी मजदूर और सब लोग फ्री काम करने को तैयार हैं। सुखदा ने कहा 2-3 लाख तो लाला जी ही दे देंगे, कुछ अम्मा के पास भी होंगे, बात जमीन के मिलने की है। डॉक्टर साहब ने कहा कुछ बंगले गिराने पड़ेंगे। सुखदा ने कहा यह आसान नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी के पास कुछ प्लॉट तो खाली होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि खाली हैं, लेकिन हाफिज साहब का कहना है कि सभी पर बात चल रही है। इतने में सलीम वहाँ आता है। वो बताता है कि कल रात को वो चला जाएगा, इसलिए मिलने आया है। जलसे का कार्ड उसने घर भिजवा दिया है। शांति कुमार जी उसे ज़मीन दिलवाने के लिए अपने अब्बा हाफिज साहब से बात करने को कहते हैं। वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में लाला समरकांत आए और पूछा कि हाफिज जी से बात हो गई। शांति कुमार ने सब हाल कह सुनाया तो लाला जी बोले, आप सब विलायत पढ़े हैं, लेकिन ज़मीन न्याय और सत्य से मिले तो यह नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि सबसे अलग अलग मिलिए और बात कीजिए, कुछ देना पड़ता है तो दे दीजिए। शांति कुमार इसके लिए राजी नहीं हुए। लाला जी चले गए। सुखदा ने कहा कल हम दोनों चलते हैं और सबसे मिलते हैं। अभी तो मुझे सकीना और नैना से मिलने जाना है। पूछने पर सुखदा ने बताया कि वो तो अभी तक मैके नहीं आई है। डॉक्टर ने कहा कि वो उसके पति मनीराम से मिलेगा। सुखदा ने यह कहकर मना कर दिया कि नैना के सिर पड़ेगा। शांति कुमार आंखों में आंसू लिए चले गए। सुखदा सकीना से मिलने उसकी गली में पहुंची। वहां उसे उसका घर नहीं दिखाई पड़ा। पूछने पर पता चला कि यही पुताई किया हुआ नया कमरा उसी का है। सकीना से बात शुरू हुई थी कि पठानी ना गई और अपने को कोसने लगी कि क्यों उसने सबसे कहा और अपनी और सबकी बेइज्जती करी। सकीना ने अम्मा को पान लाने भेज दिया और सुखदा से बोली कि ये सलीम का खत है, वो अब मुझसे शादी करना चाहते हैं। सुना है किसी ऊंचे ओहदे पर हैं। मेरी तो जैसे तकदीर ही खुल गई, लेकिन मैं अभी भी बाबूजी की मोहब्बत से बंधी हूँ। जब तक मुझे पता न चले कि उन्होंने मुझे दिल से निकाल दिया है, तब तक उन्हीं की हूँ। बाबूजी के जिले में ही सलीम जा रहे हैं। अब दोनों दोस्तों में वही फैसला होगा। सकीना ने कहा उन्हें आपसे प्यार की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई। सुखदा ने कहा जो आरोप मुझ पर लगा रही हो उसकी कमी तो मुझे भी थी। जब मैं नहीं बहकी तो वो कैसे बहक गए। मेरी जगह अपने को रख कर देखो, मैं तो उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। हाथ भी उन्हीं ही पहले बढ़ाना होगा। सकीना से मिलकर सुखदा नैना से मिलने पहुंची। मनीराम उसे अंदर ले गए और मुलाकाती कमरे में बिठाया। सुखदा के कुशल मंगल पूछने पर मनीराम ने बताया कि पापा को बुखार है, मैंने कलकत्ता से डॉक्टर बुलाए हैं। मनीराम ने कहा मेरे घर में ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो लेडियों का स्वागत कर सके। गंवार और फुअड़ स्तरीय तो हमारे यहाँ बहुत हैं, उनमें से किसी को लेडी से नहीं मिलवा सकते। मनीराम ने आगे कहा मेरे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के एजेंट आते हैं,
अगर मेरी स्त्री उनसे बातचीत कर सकती तो कमीशन बढ़ जाता। मुझे अब दूसरा विवाह करना पड़ेगा। सुखदा और मनीराम में बहुत वाद विवाद हो जाता है। नैना सुखदा को लेकर जाने की कोशिश करती है पर सफल नहीं होती। सुखदा लाला धनीराम से मिलना चाहती है तो मनीराम मिलने नहीं देता। सुखदा गुस्से में चली जाती है। मनीराम के काम में बहुत मुनाफा था। उसने कागज और चीनी की एजेंसी खोली थी। उसका अकेला एजेंट था। धनीराम का घी का काम था। मनीराम से कम मुनाफा होता था, इसलिए मनीराम का दिमाग फिर गया था। वो किसी की परवाह नहीं करता था सिवाय धनीराम की। धनीराम कमरे में आए और मनीराम से बोले, तुमने सुखदा को नाराज करके अच्छा नहीं किया। उसका शहर में कितना नाम है, वो चाहे तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। सावन में नैना मैके आई थी। नंद भाभी में बहुत बातें हुई। नैना ने अपने और मनीराम के संबंधों के बारे में सब बताया। उसने यह भी बताया कि अब उन दोनों में बात नहीं होती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। शांति कुमार जी भीगते हुए आए और बोर्ड मीटिंग की बातें सुखदा को बताने लगे। उन्होंने बताया कि हम 5 वोटों से हार गए। सुन के सुखदा गुस्से से तमतमा गई और बोली, यह इन सब रईसों की वजह से हुआ, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। यह कहकर वो कमरे से चली गई। शांति कुमार ने कहा, कहीं ये हड़ताल ना करा दे। सुखदा ने ठाकुरद्वारे में बैठकर हड़ताल की योजना बनाई और धोबी, सफाई वाले, मजदूर, राज आदि सभी को संदेश भेज दिया ठाकुरद्वारे में इकट्ठा होने के लिए। जब सब इकट्ठे हो गए तो सुखदा ने अपनी बात कही। सुनकर सब हड़ताल से पीछे हट गए। सबकी अपनी अपनी परेशानी थी। नौकरी जाने का, काम जाने का सबको डर था। सबने साथ देने से मना कर दिया सिवाय मतई के। सुखदा ने कहा, चौधरी लोग घर जाएं और मतई तुम अपनी बिरादरी की हड़ताल कर देना। मैं घर घर जाऊंगी, सबको समझाऊंगी, हड़ताल करा के छोड़ूंगी, नहीं तो मुंह पर कालिक लगा कर डूब मरूंगी। यह कहकर वह पानी में भीगते भीगते ही घर चली गई। सुखदा अपनी हार से बहुत अपमानित थी। नैना बहुत खुश थी क्योंकि जमीन लाला धनीराम ने खरीदी थी। अगले दिन शहर में अच्छी खासी हड़ताल हुई। सफाई कर्मचारी एक भी नहीं था काम पर। कहारों, इक्के वालों ने भी काम बंद रखा। घरों में दूध नहीं पहुंचा। सुखदा के घर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। उसकी माताजी भी वहीं थी। तभी शांति कुमार वहां आए। सुखदा ने और उनकी माँ ने खूब व्यंग किए। तब शांति कुमार बोले, यदि मैंने चुपचाप मदद ना की होती तो इतनी हड़ताल नहीं होती। नौजवान सभा के 10-12 लड़कों को तैनात करके आया हूँ। फिर उन्होंने कल का कार्यक्रम बनाया और वहाँ से चले गए। तभी लाला समरकांत घबराए हुए आए। उन्होंने बताया कि सुखदा के नाम गिरफ्तारी का वारंट निकला है। पुलिस सुखदा को लेने आ रही है। उन्होंने सुखदा से जमानत देने के लिए कहा। सुखदा ने दृढ़ता से मना कर दिया। लाला जी ने महाराज को आवाज लगाई कि वो खाना लगाए। कहार को भेजा, मिठाई ले आ। सुखदा ने कहा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ कपड़े ले जाऊंगी। इतने में दरवाजे पर डिप्टी आ गया। उसने आवाज़ लगाई तो लाला जी उसके पास गए और उसे बिठाया। उसे उन्होंने कहा कि बहू का ख्याल रखिएगा। डिप्टी ने कहा, आप चिंता ना करें, तकलीफ़ उन्हें होती है जो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, जो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं उन्हें नहीं। अंदर नैना एक एक कौर करके भाभी को खिला रही थी। सुखदा अपना सामान रख रही थी। नैना ने बताया कि यह सब उसके ससुराल वालों का किया है। सुखदा ने जाने से पहले बच्चे को प्यार किया, लाला जी को प्रणाम किया और नैना के गले मिली। फिर वो मोटर में बैठ गई। दोनों तरफ लोग खड़े थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। हजारों लोग उसकी मोटर के पीछे भागे। लोगों ने फूलों की भी वर्षा की। सुखदा ये सम्मान पाकर बहुत खुश थी। इतने में जेल आ गया और डिप्टी ने उसे उतरने के लिए कहा। तो ये था कर्मभूमि उपन्यास का भाग 2। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया हमारा वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।